बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, नीलगिरी। सुबह यहाँ मोरों की मधुर पुकार और पक्षियों की चहचहाट से शुरू होती थी। इस गांव में एक लड़का आदित्य और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा रहती थी, जो जंगलों और जानवरों की दीवानी थी। एक दिन आदित्य को अपने दादा की पुरानी किताब में पीले पन्नों वाला नक्शा मिला। उस नक्शे में जादुई पंख किसी रहस्यमय वस्तु की जानकारी थी। नक्शे के नीचे लिखा था, जिसे मिला जादुई पंख उसके खुल जाएंगे भाग्य के अंक, पर पहरे में छिपा है वो राज, डर और साहस का अंदाज। आदित्य और मीरा अगले ही दिन जादुई पंख की खोज में जंगल में निकल पड़े। लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही उनके सामने पहली चुनौती आई, भ्रम रास्तों का जाल। एक दिशा में जाने पर बार बार वो लोग वहीं लौट आते। तभी एक बोलने वाला तोता दिखाई दिया। वो तोता कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि पंख रक्षक, जो जादुई पंख की रक्षा करता था। उसका नाम था चित्रभंग। यदि तुम जादुई पंख चाहिए तो 3 रहस्य को सुलझाना होगा, चित्रभंग ने कहा, वरना तुम हमेशा के लिए जंगल में खो जाओगे। पहली पहेली थी, जिसे लोग एक झील नहीं, जलती हुई झील कहते थे। झील के पानी से भाप उठ रही थी और सतह पर चलना मुमकिन नहीं था। चित्रभंग ने पहली पहेली दी, झील में न डूबे न चलाए, जो दिखाई दे पर होना, उस पर चलो तभी आगे बढ़ोगे। आदित्य ने महसूस किया कि झील पर कुछ अदृश्य पत्थर हैं। उसे लगा कि सूरज की रोशनी से उनके प्रतिबिंब दिख रहे थे। वह धीरे धीरे उन्हें पत्थरों पर चले और मीरा को भी उसने साथ ही रास्ता पार करवाया। अगली चुनौती, रोते हुए वृक्षों की घाटी। वहां के पेड़ इंसानों की तरह रोते थे और जो उनकी बात नहीं समझता उन्हें वो जकड़ लेते। एक पेड़ ने पूछा, मैं अंधेरे में मुस्कुराता हूँ, मगर उजाले में गायब हो जाता हूँ। बताओ मैं हूँ कौन? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, छाया या परछाई। पेड़ मुस्कुराए और उन्हें आगे का रास्ता दिया, लेकिन पीछे एक पेड़ बुदबुदाया, अगर तीसरी रहस्य गाथा सुलझ गई तो उन्हें पंख का रहस्य मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं। अब मीरा और आदित्य के मन में यह सवाल चल रहा था कि अगर वह तीसरा रहस्य नहीं सुलझा पाए तो उनके साथ क्या होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए देखने के लिए कि आखिर मीरा और आदित्य को जादू पंख मिल पाए या फिर उनके साथ क्या घटना घटित हुई। गुफा के अंदर का समय चल रहा था। आदित्य की घड़ी पीछे चलने लगी। मीरा की परछाई आगे बढ़ रही थी, जबकि वो खुद वहीं खड़ी थी। ये गुफा थी समय का मायाजाल। गुफा पे एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यदि समय को पकड़ना है तो खुद को छोड़ना होगा। जब पल को देखो बिना डर के, तब तुम्हें वहीं मिलेगा दरवाजा। आदित्य ने समझा, समय की उलझन तभी सुलझेगी जब वो अपने डर को छोड़े। उन्हें सब चीजें, नक्शा, घड़ी, यहाँ तक कि चित्रभंग को भी छोड़ने का नाटक किया। उस पल गुफा की द्वारें खुल गई। उनके सामने थी एक बड़ा क्रिस्टल कक्ष और उसके बीच में एक सुनहरा पंख हवा में तैर रहा था। उस पंख को छूते ही आदित्य के सामने पुराना पक्षी सभ्यता का दर्शन हुआ। उन पक्षियों के पास शक्ति थी, हवा को चीरने की, जमीन से बात करने की और समय को वापस लाने की। तभी वहां दीवारों से एक भयंकर आवाज आई, जिस पंख को छुआ वह पंख का स्वामी बन गया। अब उसका पीछा करेंगे जो इसे सहेजते आया है। दीवारों से ऊपर छाया युक्त योद्धा, उनके हाथों में आग से बने भाले। आदित्य और मीरा भागने लगे, लेकिन पंख उनके साथ उड़ रहे थे। भागते भागते वो गांव की सीमा के पास पहुंचे, लेकिन उन पर हमला हुआ। पंख ने चारों तरफ से उनकी ओर ढाल बना दी। चित्रभंग वहां आया। अब उसका रूप बदल चुका था। अब वह एक अर्ध पंछी और अर्ध इंसान दिखाई दे रहा था। आदित्य, तुमने वो किया है जो किसी योद्धा ने नहीं करा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जादुई पंख का राज अभी बाकी है। क्या जादुई पंख कोई देव शक्ति थी, या क्या छाया योद्धा आदित्य और मीरा को पकड़ लेंगे? चित्रभंग की असली पहचान क्या थी?
क्या पूरा गांव अब इन वजहों से आदित्य और मीरा किसी तरह छाया योद्धाओं से बचकर गांव लौटे, लेकिन कुछ बदल गया था। गांव की हवा अजीब थी, पक्षी चुप और पेड़ कांप और कर्रा रहे हों। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने जादुई पंख को देखते ही कांपती आवाज में कहा, तुम लोग ये क्या ले आए हो बेटा? यह तो आकाशवंश का पंख है। आकाशवंश? मीरा ने पूछा। दादाजी बोले, एक समय था जब पक्षियों का पूरा वंश आसमान में महल बनाकर रहता था। उनके पास जादुई पंख थे जो हवा, समय और जीवन को नियंत्रित कर सकते थे। पर एक लालची इंसान ने उस शक्ति को चुराया और तब से छाया योद्धा उस पंख की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हैं। रात होते ही गांव के चारों ओर छाया प्राणियों ने घेरा बना लिया। एक एक कर पशु पक्षी गायब होने लगे। गांव के कुएं का पानी सूख गया और अपने आप घरों के लोगों की घंटियां बजने लगी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। चित्रभंग ने बताया, अब पंख सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, वो तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। यदि तुम्हें उसे योग्य नहीं करा तो वो तुम्हें मिटा देंगे। आदित्य को पंख में कुछ बदलाव महसूस हुआ। अब वो केवल चमक नहीं रहे थे, बल्कि उसमें से एक धीमी आवाज भी आ रही थी, आदित्य तू शुद्ध है, पर तेरा डर अभी बाकी है। अगली सुबह आदित्य जब उठा तो सब कुछ उल्टा था। सूरज पश्चिम से उग रहा था। मीरा की आवाज पीछे चल रही थी। गांव के लोग कल में जी रहे थे। चित्रभंग ने बताया कि पंख उन्हें समय की यात्रा पर ले जाएगा, क्योंकि पंख का राज समझने के लिए उन्हें वंश को जानना होगा कि ये पंख कैसे बने। एक बार फिर आदित्य और मीरा ने हिम्मत की और पंख को छूते ही उनके चारों तरफ हवा घूमने लगी। एक द्वार उनके सामने प्रकट हुआ। अब वो वहां पहुंच चुके थे, हजारों साल पीछे। एक ऐसी दुनिया जहां आकाश में राजमहल थे, वहां पक्षियों की पूरी सभ्यता थी, इंसानों जैसी लेकिन पंखों वाली। उनका स्वागत किया गया पंखराज के दरबार में। वहां का राजा गरुड़ सेन था, एक विशालकाय बाज जैसा योद्धा। तुम वर्तमान से आए हो और पंख तुम्हारे पास हैं, यह असंभव है, गरुड़ सेन ने कहा। आदित्य ने बताया कि कैसे जंगल, झील और गुफाओं से गुजरकर उन्होंने इन पंखों को प्राप्त किया है। गरुड़ सेन ने उन्हें वायु मंत्र नामक एक विद्या सिखाई, जिससे पंख की शक्ति को समझा जा सके। अब पंख आदित्य को उड़ने की शक्ति दे चुके थे, पर उसके लिए जरूरी था कि उनके मन से डर को हटाया जाए। आदित्य आसमान में उड़ते ही खो गया। वो एकदम ऊपर बादलों से भी ऊंचा चला गया, जहां उसे काले तूफानों ने घेर लिया। तभी एक आवाज आई, क्या तूने अपने लालच को खत्म किया है? क्या तू ये शक्ति सिर्फ अपने लिए चाहता है? उस क्षण नीचे गिरते हुए आदित्य ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपनी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। और तभी पंख ने उसकी पीठ को 2 वास्तविक पंख लगा दिए। अब आदित्य सिर्फ पंखधारी नहीं, बल्कि आकाशवंश का उत्तराधिकारी बन चुका था। लेकिन तभी समय द्वार फटने लगा। छाया योद्धा उस समय भी प्रवेश करने लगे। मीरा, जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कर रही थी, उसे पता चला अगर ये द्वार खुल रहा है तो छाया योद्धा समय को खा जाएंगे। चित्रभंग अब अपने असली रूप में था, तूफान पंख, पक्षी देवों का संरक्षक। तूफान पंख ने बताया, अब सिर्फ तुम्हारा साहस से नहीं, तुम्हारे बलिदान से द्वार बंद होगा। आदित्य ने फैसला किया कि वह पंख उस जगह रखेगा जहां से वो आया था, क्रिस्टल कक्ष में। गांव में सब कुछ अब महायुद्ध सा बदल चुका था। पंख की शक्ति के पीछे अंधकार, समय, डर सब टूट पड़े थे। मीरा ने एक मंत्र पढ़ा जो दादाजी की किताब में था, जो पंख का बोझ उठाए वही उसका स्वामी, पर जब समय ढह जाए तो उसे छोड़ना ही बचाव। इसका अर्थ था कि जब समय भी उनके पीछे लग जाए तो उन पंखों को छोड़ देना ही बेहतर है। आदित्य पंख को शिखर पर लेकर गया। सब लोग देख रहे थे क्या वह पंख वापस देगा या। तभी आसमान चीरा गया, पंख रोशनी में बदलने लगे, तूफान थमने लगा और तभी जादुई पंख के साथ जो हुआ वो हम भाग 3 अंतिम द्वार में आपको बताएंगे। क्या पंख फिर से सो गए? क्या आदित्य की शक्तियां अभी भी थी? छाया योद्धा क्यों आदित्य के पीछे पड़े थे?
क्या कोई है जो आदित्य से पहले भी इस पंख का स्वामी था और उसे अब वो पंख वापस चाहिए थे? आदित्य ने जैसे ही पंख को उठाया, एक जोरदार बिजली गिरी और चारों तरफ कंपन हो गई। गांव वाले नीचे खड़े थे, सबकी आंखें आदित्य की ओर थी। लेकिन उस क्षण पंख अचानक दो भागों में बट गए। एक भाग में रोशनी, दूसरे में अंधकार। चित्रभंग अब तूफान पंख चिल्लाया, ये दो पंख, एक सृजन का, एक विकास का। अगर गलत हाथों में गया तो पूरा समय नष्ट हो सकता है। अचानक छाया में एक काला परिंदा मानव रूप में प्रकट हुआ और उसने एक ऐसा मंत्र फेंका जिससे आदित्य और उन पंखों का जो हाल हुआ। इसके लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।